नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का अवसर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस पाठ के कुछ अंश को पढ़ा था और आज हम एक नए पहरे से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यह आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कब, क्यों और कैसे। धीरे धीरे हम इस पाठ को पूरा करेंगे 3 से 4 वीडियो में और अंत में आपका अभ्यास कार्य भी इसमें करवाया जाएगा। अब छठी क्लास की किताब को इस चैनल पे पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छठी क्लास के बच्चे हैं वो इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें और अपने अभ्यास प्रश्नों को कर सकें। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चे हैं तो वह भी अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 6 क्लास से लेकर के और 12th क्लास के स्तर के आते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं किताबों से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होने वाली सीरीज़ है, इसलिए इसको ज्वाइन करके रखें और लगातार पढ़ते रहें। आपको रोज़ाना शाम को 6 बजे वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे करके क्लिक रखें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं देश के नाम से। इससे ऊपर वाला जो पहरा वो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? एक इंडस शब्द है वहाँ, उससे निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, हम अपने देश के लिए 2 प्रकार के नामों का ज़्यादातर उपयोग करते हैं आज के समय में। या तो हम इंडिया का उपयोग करते हैं या हम भारत का उपयोग करते हैं। ठीक, ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से लिया गया है और इंडस का संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये देखिए, यानी कि इसका जो उल्लेख है ना, भारत नाम का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया गया था? तो भारत नाम का जो उपयोग है ना बच्चों, ये किया गया था उत्तर पश्चिम में रहने वाले, जैसे 4 दिशाएं होती है ना, मुख्य 4 दिशाएं होती है और वैसे 8 दिशाएं होती हैं। जो मुख्य 4 दिशाएं होती है इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अब इसके बीच की जो दिशा है ये है उत्तर पश्चिम। यहाँ पे आपका उत्तर है, यहाँ पे आपका पश्चिम है, और ये जो दिशा है ये है आपकी उत्तर पश्चिम। इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे ना, उन लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है, यानी हमें कहाँ से पता चलता है कि उत्तर पश्चिम के अंदर रहने वाले लोगों को भरत समूह के नाम से जाना जाता था? तो इसका पता हमें चलता है ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है वो मिलता है। इसके बाद में आगे देखिए, बाद में इनका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी पहले जो भरत नाम का, पहले के नाम क्या था? भरत। जो भरत नाम का उपयोग है ना, पहले होता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए, यानी उत्तर पश्चिम के अंदर जो लोग रहते थे उनको भरत नाम से पुकारा जाता था। धीरे धीरे इस नाम का उपयोग किसके लिए होने लगा? इस पूरे देश के लिए होने लगा, और भरत से होते होते ये क्या बन गया? भारत बन गया। अतीत के बारे में कैसे जानें? यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी आज से हजारों सालों पहले जो पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों को आप ढूंढिए और फिर उनको पढ़िए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी आज से 1000 साल पहले जो पुस्तकें लिखी गई, ठीक है, उन पुस्तकों को हमें ढूंढना है और पढ़ना है। ठीक है, अगर हमने पढ़ लिया तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले इस देश में क्या हुआ था। और ये जो पुस्तकें लिखी गई थी ना, ये हाथ से लिखी गई थी, और हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या कहते हैं? इनको पांडुलिपि कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि आज से हजारों साल पहले जो पुस्तकें लिखी गई, ठीक, और उनको हाथ से लिखा गया, जिस कारण उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अब जो पांडुलिपि है ना आपका, ये अंग्रेजी में
पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक, यानी अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट का उपयोग होता है किसके लिए? पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोलने के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट का शब्द का उपयोग करते हैं। और लैटिन भाषा, जो लैटिन शब्द है मेनू, ठीक, इसका अर्थ होता है हाथ से। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों किस पे लिखी जाती थी? क्योंकि पहले कागज नहीं हुआ करते थे, इसलिए इन पांडुलिपियों को कहाँ लिखते थे? ताड़ पत्रों पे, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब साथियों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि भुर्ज जो पेड़ है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भुर्ज नामक का जो पेड़ है ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्र के अंदर। ठीक, और इस पेड़ की जो छाल होती थी ना, उस छाल को विशेष तरीके से भोजपत्र के रूप में तैयार किया जाता था और उसके ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी। अब देखिए यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये रहा वो भोजपत्र। क्या है? ये है भोजपत्र और इस पे ये लिखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर ये चीज़ें लिखी गई है। क्या हम इनको पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते। इनको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही पढ़ सकते हैं, जिन्होंने इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है, इनको पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत की है। जिस लिपि, ये अलग लिपि है। ये कौन सी लिपि है? अलग। आज हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हमारी किताबों में, वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी लिपि में लिखी हुई है प्यारे बच्चों? वो लिखी हुई है हमारी देवनागरी लिपि के अंदर। कौन सी? देवनागरी लिपि के अंदर लिखी हुई है, जबकि ये लिपि देवनागरी से काफ़ी अलग है। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम जैसे जो लोग हैं वो इसको नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें जो है वो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई जाहिर सी बात है, पेड़ की छाल से तैयार की गई थी। अगर पेड़ की छाल से तैयार की गई तो जाहिर सी बात है कि इतने वर्ष बीत गए तो आपको पता है कि पेड़ के दिमक लग जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो पेड़ को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन पांडुलिपियों को किसने खा लिया? कीड़ों ने खा लिया। तथा कुछ नष्ट कर दी गई, यानी कुछ को इंसान ने नष्ट कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। सारी तो फिर भी नष्ट नहीं हुई, सभी को तो फिर भी कीड़ों ने नहीं खाया, कुछ कुछ आज भी बची हुई हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजनेताओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी जो प्राकृत भाषा है इसका उपयोग है वो आम लोग किया करते थे। ठीक है, जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, जो ताड़पत्र पर कुछ चीज़ें लिखी जाती, कुछ शिलालेखों पे लिखा जाता, तो वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या है? सभी भाषाओं की जननी है। क्या है बच्चों? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख, यानी अभिलेख किनको कहते हैं आप सुनिएगा। अब यहाँ पे हम अभिलेख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण का मतलब है मतलब लिखे हुए या उकेरे हुए। ठीक है, कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक पिक दिखाई दे रही है, ये एक अभिलेख की पिक है। ठीक है, ये एक अभिलेख लिखा हुआ और ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अलग ही लिपि के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग ही लिपि हमें समझ में भी नहीं आ रही है। तो ऐसे जो अभिलेख है वो कौन लिखवाते थे? अभिलेख बोल दो चाहे इनको शिलालेख बोल दो, क्योंकि शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब उसके ऊपर लिखवाया गया जो भी है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये कौन लिखवाते थे? ये राजा लिखाते थे। भाई जो राजा है वो लिखवाते थे कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उन्होंने क्या आदेश बनाए हैं, क्या नियम बनाए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन से युद्ध उन्होंने जीते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखवाते थे। और कुछ कुछ जगह पर है जो हमारे जैसे स्त्री पुरुष थे, हमारे जैसे जो सामान्य लोग थे, वो भी ऐसी चीज़ें लिखते थे। ठीक है, अब जो आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, ये लगभग 2250 साल पुराना एक अभिलेख है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्तमान में जो अफगानिस्तान देश है वहाँ का एक स्थान है कंधार, और कंधार से ये प्राप्त हुआ है। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था।
ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये वहाँ का एक शासक था, कौन, जिसका नाम था अशोक। उन्होंने आदेश दिया कि आप इस पे लिखिए, तो उनके आदेश के बाद ही ये यहाँ पे लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम जो अशोक नाम का शासक है ना, इसके बारे में हम पाठ 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया कि आजकल हम जिस लिपि में पुस्तकों को पढ़ते हैं या जिस लिपि में हम लिखते हैं, हम अपने नोटबुक का जो कार्य करते हैं, वो कौन सी लिपि है, वो बच्चों देवनागरी लिपि का प्रयोग हम उसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लिखवाते थे ना, तो इनमें कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, कितने युद्ध जीते, कितने हारे, सब लेखा जोखा इसमें रहता था। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों जो लिपि लिखी गई है ना, किस लिपि में लिखी गई है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली, कौन से क्षेत्र में, ये हमें अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, अशोक ने लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में उस टाइम कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ करता था, यहाँ पे 2 लिपियाँ चलती थी, यूनानी और अराइमेक लिपि नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। या तो ये यूनानी लिपि के अंदर है या ये अराइमेक लिपि के अंदर है, या दोनों के मिश्रण के अंदर ये लिखा हुआ है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब देखिए कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविद उसे कहते हैं जैसे ये शिलालेख हो गए, ठीक है, या आपको अभिलेख हो गए, ठीक है। इनमें इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी थी जिनका प्रयोग किस में होता था, जिनका प्रयोग अतीत में किया जाता था। और ऐसी वस्तुओं को, यानी जो अभिलेख, जो अब एक अभिलेख आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, इस पे कुछ लिपि में ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब इस लिपि को प्रत्येक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, जैसे आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता इस लिपि को। तो जो इस लिपि को पढ़ता था उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया प्यारे बच्चों पुरातत्वविद। तो ऐसी लिपियों को पढ़ने वाले या ऐसे शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 फोटो दिखाई दे रही है। एक ये पात्र दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, पात्र दिखाई दे रहा है। जैसे आजकल हम घरों में जो मटका रखते हैं, हमारे आजकल घरों में जो मटके हैं और ये जो मटका है, ठीक है, ये जो मटका है ये अलग है ना, लेकिन हम इसको देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कोई पानी रखने का पात्र होगा या कोई खाने की चीज़ रखने का पात्र होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ पात्र है। यानी आज से देखो, आज से हज़ारों साल पहले, 100 साल 200 साल पहले जो भी चीज़ें हुई, तो जो पुरातत्वविद होते हैं तो उनकी ये खोज करते रहते हैं, ठीक है। कहीं वो खुदवाई करवाते रहते हैं, उन खुदाई से उनको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे ये भी जो 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसी खुदाई से प्राप्त हुए वस्तुओं के हैं जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो ये सिक्के हैं, ये क्या है, ये चांदी के सिक्के हैं। पहले ऐसे सिक्कों का प्रयोग हुआ करता था, और आज हम सिक्के देखते हैं, जो हमारे पास सिक्के हैं वो काफ़ी अलग है इनसे। आज जैसे सिक्के का प्रयोग नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये एक पात्र है यहाँ पे। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कितना, 4700 साल पहले इस प्रकार के पात्रों का उपयोग होता था। दाएं और दाईं तरफ तो ये दे रखे हैं, ये पुराना एक चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था, यानी 2500 साल पहले इसका प्रयोग होता था। किसका, इन चांदी के सिक्कों का। हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, तो आप देख सकते हैं बहुत अलग है। आज के हमारे जो सिक्के हैं और पुराने सिक्के हैं उनमें काफ़ी अंतर है। आगे देखिए, का अध्ययन करते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि पुरातत्वविद कहते हैं किसको, जो शिलालेखों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो पुराने समय में जो चीज़ें प्रयोग होती थी उनका अध्ययन करते हैं, खुदाई करवाते हैं, और खुदाई में उनको जो औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जो भी चीज़ें मिलती है वो उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे कोई अनाज है, अगर वो जल गया ना
तो उसके कुछ ना कुछ अवशेष जले हुए रूप में भी पड़े रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। लकड़ी के टुकड़े, अगर हम लकड़ी को जला दें तो वो कुछ समय तक हमें दिखाई देते हैं वैसे कि हाँ यहाँ पे कोई लकड़ी जलाई गई थी, ठीक है, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए, इतिहासकार किन्हें कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जिसने इतिहास बनाया हो उसको इतिहासकार नहीं कहा जाता, ठीक है। इतिहासकार किनको कहते हैं? इतिहासकार उनको कहते हैं कि वे लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे आज भी हमारे देश में बहुत से इतिहासकार हैं जो आज भी अध्ययन कर रहे हैं कि 1000 साल पहले, 100, 200, 3000, 4000 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ पर उस जगह पे जाते हैं, फिर खुदाई करवाते हैं। खुदाई करवाने के बाद में उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, फिर वो उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक। उन चीज़ों का अध्ययन करके वो एक उस पर विचार करते हैं कि यहाँ ये हुआ होगा। अगर जैसे मान लो कि किसी की खोपड़ी मिल गई, मिट्टी में दबी हुई, काफ़ी नीचे दबी हुई, अगर किसी को खोपड़ी मिल गई तो वो उस पर विचार करेंगे कि यहाँ पे हाँ इस प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। अगर उनकी खोपड़ी में कोई छेद वगैरह मिल गया तो वो सोचेंगे कि यहाँ पर इनका शल्य चिकित्सा भी की जाती थी, या इसके कुछ रोग हो गया था जिस कारण इसकी खोपड़ी में छेद हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ों का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। और जो पुरानी लिपियों को पढ़ सकते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। आगे देखिए, अतीत एक या अनेक, क्या अतीत एक है या अनेक प्रकार का है? तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें सभी प्रकार के लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, तो सभी का जीवन अलग अलग था। आज भी देख लो, आज हमारे देश का राजा कौन? प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जीवन और हमारा जीवन काफ़ी अलग है, ठीक है। उनके खाने पीने का तरीका हमसे अलग है, वो हमसे अलग चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार पहले भी होता था। पहले जो राजा थे, जो रानियाँ थी, वो सामान्य लोगों से अलग रहते थे, उनका जीवन काफ़ी अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आज भी हमारे ऐसा ही होता है कि हर समाज का एक अलग रीति रिवाज होता है, हर गांव का एक अलग रीति रिवाज होता है। तो उसी प्रकार से पहले भी होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहों द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी आज का जो जीवन है ना, वो पहले के जीवन से भी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं बदला है, आज भी कुछ कुछ जगहों पर ऐसा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब, यानी जो तिथियां हैं, जो दिनांक हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, उनका क्या उपयोग है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा और आज पढ़ा, अगर आपके समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते समय, तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा छठी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो घर पर रहकर भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, क्योंकि जो भी चीज़ें आएंगी वो यहीं से आएगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम इस लेसन को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। रोज़ाना आपको 6 बजे क्लास मिल जाया करेगी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। और
हम पहले छठी क्लास का पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम सातवीं का भी स्टार्ट करेंगे, फिर आठवीं की जो SST है वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सभी क्लासों की जो बुक्स हैं वो पूरी पढ़ेंगे। और चिंता मत कीजिए, छठी क्लास के अंदर जितने इसके पार्ट हैं वो सारे पार्ट हम पढ़ेंगे। 3 पार्ट लगते हैं आपके, तो तीनों के तीनों पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।